अमामिया वो दिन लद गए जब उस साल लल्लू खा फाख्ते उड़ाया करते थे कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा पर। सर्जिकल स्ट्राइक थी, बहुत से पिछली सरकारों ने क्लेम किया जी हमने भी कहा था, हमने भी भाई किया था तो क्यों नहीं हो पाया। और यह बात मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा, 2010 में भारत आए थे, उस यात्रा का वृत्तांत देते हुए उन्होंने लिखा कि 26/11 के हमले के बाद उस समय की सरकार ने, जबकि सेना तैयार थी पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक करने के लिए, उस समय की सरकार ने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि उस सरकार को लगता था कि इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ न मिल जाए। पर यहां एक विचित्र कॉन्फ्लिक्ट था। पूरी दुनिया में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपने नहीं देखा होगा कि पड़ोसी के मुकाबले हम बड़े भी थे, हम ताकतवर भी थे, पर हम पिछले 65-66 सालों से, अटल जी के दौर के 6 साल छोड़ दें तो हम दुनिया में कहते थे कि वो हमें सता रहा है। 1948 का 47 का युद्ध दुनिया का विचित्र युद्ध था। हमेशा युद्ध विराम की मांग वो सेना करती है जो हार रही हो, संयुक्त राष्ट्र में वो देश जाता है जो छोटा हो, कमजोर हो, हार रहा हो। यहां हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे, बस 48 से 72 घंटे की बात थी, पीओके हमारा होना चाहिए, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। ऐसे विचित्रता के उदाहरण हमने प्रस्तुत किए और भारत की छवि बनी कि एक सॉफ्ट स्टेट है, कोई भी आके हमें दबा सकता है, कोई भी आएगा और हमारे साथ किसी भी प्रकार की शरारत करके चला जाएगा और हम सिर्फ शांति के कबूतर उड़ाते रहेंगे। परंतु वो भूल गए कि हम जिस परंपरा के में विश्वास करते हैं, भारतीय परंपरा ये कहती है कि हम नाग पंचमी भी मनाते हैं, सांपों को दूध भी पिलाते हैं, तो नाग यज्ञ करने का सामर्थ्य भी रखते हैं जिसमें सारे नाग आकर आहुत हों। तो हमने यह प्रेरणा ली कि कश्मीर घाटी को लहू लुहान करने वालों सुनो, एक भी बलिदान हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। और आपने देखा कि पहली बार भारत ने इन 8 वर्षों में, अब नाउ द एरा ऑफ इंडिया जो सॉफ्ट स्टेट इज ओवर, अब वो दिन चले गए। तब जैसे मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ कहावत होती है, अमामिया वो दिन लद गए जब उस साल लल्लू खा फाख्ते उड़ाया करते थे। तो वो कबूतर उड़ने के दिन लद गए और अब वो समय आ गया जब हम प्रबलता प्रखरता के साथ अपनी बात कहते हैं। और समय में कितना बदलाव आया। ये 8 वर्ष, 75 वर्ष के पहले 8 वर्ष हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और इसके बावजूद क्या हुआ, ये पहला मौका है। आप याद करिए, एक दौर था 1990 में, उस समय बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला था, जगमोहन जी गवर्नर थे उनके लिए, कि ये जगमोहन को हटाओ नहीं तो इसको भगमोहन बना देंगे। और हमारी सरकार ने हटा लिया था। और एक ये दौर था जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर इमरान खान ने कहा कि जो कुछ इन्होंने बालाकोट में किया उससे ज़्यादा खौफनाक कुछ करने जा रहे हैं। याद करिए कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का बयान नेशनल असेंबली में, आप सबको वो वीडियो क्लिपिंग याद होगी, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को वापस कर दीजिए शाम तक, वरना 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये तो 1971 में कभी नहीं हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कहे कि उसके पैर कांप रहे थे, वो भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। उनका दिया बयान है, किसी पत्रकार का बयान नहीं है। यह परिवर्तन आया। फिर कुछ काम ऐसे जो इस अमृत काल को आगे वास्तविकता में चरितार्थ करेंगे, जो किसी ने सोचा नहीं। जैसे अगर भारत को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विकसित देश बनना है, तो पावर रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद। अब पावर में हमारा 44% पावर कोल से आता है। अब कोयले से अगर हम इतनी भारी मात्रा में एनर्जी लेंगे तो एक तो उससे पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, और हम कितनी ऊर्जा ले पाएंगे। तो इस पर सोचना चाहिए कि भगवान ने भारत को क्या दे रखा है। देखिए, भारत के 2 छोरों को देखिए, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। पश्चिमी क्षेत्र का जो इलाका है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, वैसे आजकल तो वहाँ पानी बहुत गिर रहा है, मगर सामान्यतः वहाँ पानी की कमी रहती है, मगर सूर्यदेव बहुत प्रचंड रूप में वहाँ पर अपना प्रबलता दिखाते हैं। और जो पूर्वी हिस्सा है,
जिसमें बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, असम है, वहां नदियों के पाट बहुत चौड़े हैं, बहुत पानी गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है। अब देखिए, उन्होंने सोचा कि इसको हम कैसे भारत की सामर्थ्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो जो पूर्वी हिस्सा था वहां पे क्यों ना ड्रेजिंग करके, उसमें गहराई करके इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन की शुरुआत की जाए। और जब जल मार्ग से परिवहन होता है तो सड़क और रेल मार्ग के मुकाबले 1/10 कॉस्ट आती है और 1/10 पोल्यूशन होता है। और आपने देखा कि 2019 में हल्दिया से लेके और वाराणसी तक पहली बार इनलैंड वाटरवेज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। और जिधर पानी कम गिरता है तो क्यों नहीं सोलर एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। सोलर एनर्जी की बात हो सकता है दूसरों ने, किसी ने सोची हो, हम सोलर एनर्जी में इतनी लंबी छलांग लगाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा टारगेट यह है कि हम 300 गीगावाट 2030 तक कंप्लीट कर लेंगे, 2047 तक हम पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी से पावर ले लेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका केंद्र भारत में, दिल्ली के पास गुरुग्राम में बना, यानी सोलर पावर के वर्ल्ड लीडर के रूप में हम स्थापित होंगे। यह किसी ने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उदाहरण देखिए, कल्पना न करने का। योग भारत के लिए तो सभी लोग योग जानते थे, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ में योग का प्रस्ताव आया और 173 देशों ने उसका समर्थन किया। ये नहीं, वो द्वितीय प्रस्तावक बने। दे हैव नॉट बिकम द सपोर्टर, दे हैव बिकम द सेकंड स्पॉन्सरर। और ये यूएन की हिस्ट्री में एकमात्र प्रस्ताव है जिसका 173 देश सेकंड प्रपोजर बने। और आज आपने देखा पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। यह पिछली सरकार की कल्पना से परे था। दूसरा उदाहरण, क्यों स्वास्थ्य आता, अगर हम सब योग को अपनाएंगे तो 90% मामलों में हमें, आप कहेंगे इसका इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है, मैं बताता हूं। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसमें कितनी बड़ी इकोनॉमी है और कितना बड़ा हमारे मनोविज्ञान और मनोभय, मन के भय का दोहन किया जाता है। और एफडीए ने, जो यूएस का फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इतनी रिसर्च कर रखी है कि हम 50 साल में उसके बराबर नहीं हो सकते। परंतु यदि हम योग का सही ढंग से पालन करें तो हमें 80 से 90% मामलों में जरूरत ही नहीं। आपके इन्वेस्ट किए हुए मिलियंस ऑफ डॉलर आपको मुबारक। यह इकोनॉमी पे असर है। अब दूसरी बात देखिए, हमने मेडिसिनल प्लांट्स के लिए इस पिछली बार के बजट में एक पूरा प्रस्ताव किया गया। गंगा नदी के दोनों तरफ के क्षेत्रों में 800 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। और छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड, जहां पर कि ऑर्गेनिक, यानी जिसे कहते हैं एकदम वर्जिन लैंड अवेलेबल है, वहां पे उनको उगाया जाए। ये कल्पना किसी ने की होगी, परंतु WHO में एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा, यानी उसके हम लीडर बनेंगे। यह कल्पना किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एथेंटिक डॉक्यूमेंटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास है। तो अब इन दो मामलों में हम लीडर बनते हैं। फिर देखिए, अभी पिछले दिनों में हाइड्रोजन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई, ताकि भविष्य में क्लीन एनर्जी की दिशा में हम और आगे बढ़ सकें। अब आप आगे आइए, एक और बड़ा परिवर्तन आया। भाई, देश की सुरक्षा जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक तो सारा विकास बेकार है। पर आपने कभी सोचा कि हमारा देश वो देश था जहां के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान बना लिया, पर वो मिसाइल नहीं बना सकते थे। ये बताइए, हम फाइटर प्लेन नहीं बना सकते थे। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक बनाने की हमारी सामर्थ्य आ गई थी, मगर हम असॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे। यह बात तर्कसंगत लगती है। हम बना नहीं सकते थे, गलत है, हम बनाना नहीं चाहते थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इसमें आत्मनिर्भर नहीं होने दिया, क्योंकि शायद यह रहा होगा कि बहुत सारे आर्म्स एंड एमुनिशन की खरीद चलती रहेगी और उसके साथ जो कुछ चलता है वो भी चलता रहेगा। तो पहली बार हमने अब आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोडक्शन में शुरू किया, और जो भी 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, अभी वर्तमान परिस्थिति में माना जाता है कि अगले 20 वर्षों में 5 लाख करोड़ की डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री होगी। आज भारत में स्थिति यह है कि असॉल्ट राइफल्स भारत में बनने लगी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी। और शायद आप में से कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि असॉल्ट राइफल का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा कारखाना ग्वालियर में है, आप ही के राज्य में। और अब ब्रह्मोस मिसाइल हम बना रहे हैं। पहली बार भारत एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आया है। फिलीपींस पहला देश बना है जिसने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस को भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर दिया है। यह हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि अब हम उसको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। और डिफेंस कॉरिडोर 2 राज्यों में बना है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।
अब ये समझिए कि इस ब्रह्मोस मिसाइल के हिस्से इन दोनों जगहों पे बनेंगे। और मुझे तो कभी कभी लगता है, हम तो यूपी के रहने वाले हैं, एक दौर था यूपी में कट्टे बना करते थे, अब ब्रह्मोस मिसाइल बन के एक्सपोर्ट होगी। उसके बाद भी किसी को नजर आए कि वक्त और हालात बदले नहीं हैं, तो मेरे विचार से नज़ारे का नहीं, नज़र का दोष है। अब आप देखिए, इसके बाद आप याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं। लोग सोच रहे थे पता नहीं अब कौन सा नोट बंद होने वाला है। पर आप में से बहुतों को ध्यान है कि वो संदेश क्या दिया था। उन्होंने ये बताया था कि लो ऑर्बिट में मूव करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी भारत ने प्राप्त कर ली है अंतरिक्ष में, और यह कैपेसिटी प्राप्त करने वाला भारत सिर्फ चौथा देश है। न्यूक्लियर सबमरीन हमने इस समय में बनाई, वह कैपेबिलिटी हमने प्राप्त की, यानी देश की सुरक्षा को पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी सुदृढ़ करना, यानी सेना को पूर्ण अधिकार कि जो करना हो करो। हमने बालाकोट भी करके दिखाया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करके दिखाई, और उत्पादन में भी हम आत्मनिर्भर होंगे। आप में से बहुतों को शायद पता हो 400 ऐसे डिफेंस के उपकरण हैं जिनका की इंपोर्ट सरकार ने बैन कर दिया है कि अब ये भारत में ही बनाने पड़ेंगे, और इससे हजारों करोड़ रुपए का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बचता है। तो इसलिए आप ये समझिए कि एक गरीब को शक्तिशाली बनाने से लेकर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने तक की एक पूरी प्रक्रिया है। और ये ऐसे ही नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं कि 25 वर्ष पूरे होंगे तो हम कहां पे पहुंचे होंगे। एक OECD कंट्रीज का आप में से नाम सुना हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें शायद अब पहले 40 थे, अब 50 के आसपास कंट्री हैं। उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि 2048 तक परचेज पावर कैपेसिटी, जो पेइंग पावर कैपेसिटी होती अपने डोमेस्टिक मार्केट में, उसके हिसाब से भारत अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। पेइंग पावर के पैरिटी ये होती है कि जैसे अब ये बोतल है, ये आपको 10 रुपए की मिलती है। अब वो डॉलर के हिसाब से तो कितने की हुई, 12 सेंट की हुई ना। अमेरिका में 12 सेंट की नहीं मिलती है, वहाँ $1 की मिलती है। तो यहाँ ये बोतल 80 रुपए की नहीं मिलती है। तो उसे कहते हैं पेइंग पावर पैरिटी। तो मतलब हर चीज को आप डॉलर से कन्वर्ट करके नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि उस देश में क्या मिलता है। जैसे यहां किसी कोई 80 रुपए में ठीक ठाक नाश्ता करके आ सकता है, पर अमेरिका में $1 में कोई ठीक ठाक नाश्ता नहीं कर सकता। वहां $4 से $5 चाहिए नाश्ता करने के लिए। तो पेइंग पावर पैरिटी में तो हम आगे हो जाएंगे। अरे ये तो OECD का अनुमान है, आप चिंता मत करिए। अगर इसी दिशा में हम सही रूप में चलते रहे और देश की जनता इसी प्रकार से साथ में रही, तो समझिए कि हम सोने की चिड़िया भी बनेंगे और जगत गुरु भी बनेंगे। मगर उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों की कृपा। लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं। तो जब तक कमल खिला रहेगा तो ये OECD के सारे अनुमानों को फेल करते हुए हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हर दृष्टि से हो जाएंगे, सिर्फ पेइंग पावर पैरिटी के हिसाब से नहीं होंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम आगे, और हम देखिए सबसे पहले आके डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हुई, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी कहां तक अगले 25 साल में जा सकती है हमने कल्पना नहीं की है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आज से 25 साल पहले चले जाइए, 1996 में, 26 साल पहले। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, पहली बार ऐसा हुआ कि कंप्यूटर ने शतरंज की बाजी खेली गैरी कास्पारोव के साथ। IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू 1996 में। वो एक शुरुआत थी डिजिटल एरा की, कि मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक फर्स्ट इनिशियल स्टेज थी। तब किसी ने नहीं कल्पना की होगी कि 26 साल के अंदर ऐसी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम सबके हाथ में मोबाइल होंगे। मुझे याद है, मैं पहली बार अमेरिका गया सन 2000 में, तब हमारी उम्र बहुत कम थी। तो उस समय ये जो नेविगेशन सिस्टम है ना, जो अब गूगल मैप हर फोन पे है, नेविगेशन सिस्टम जिन गाड़ियों में लगा होता, पता उसकी कॉस्ट क्या थी? $4,500, और डॉलर 50-55 रुपए का था, यानी 2.5 लाख रुपए का वो नेविगेशन सिस्टम होता था। और जिन गाड़ियों में लगा होता था बहुत बड़े बड़े लोग ही लगवा पाते थे। तब हम लोग बड़ा आश्चर्य लगता था, तो बताता हुआ चलता है, लेफ्ट जाइए, बाएं जाइए, दाएं जाइए। अब फ्री में सभी के हाथ में है।